नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है 8 और 9 जुलाई को होने वाली जो CET की जो परीक्षा है उसमें हिंदी विषय को शामिल किया गया है। और उसमें जो हिंदी के जो प्रश्न आएंगे आपके लगभग 10 प्रश्न हैं। उन 10 प्रश्नों को आप किस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, वो सारा का सारा अभ्यास जो है वो विद सॉल्यूशन जो है हम करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहला जो है प्रश्न यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वैसे तो ये देखने में बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो पहला है 17 जून, 22 सितंबर, 10 दिसंबर और 10 सितंबर। तो देखिए, आपने जो अभी तक ध्यान में आया होगा आपका कि हिंदी दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तारीख जो है इसके अंदर नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी दिवस की बात चल रही है, वो जो है वो यहाँ पर चल रही है विश्व हिंदी दिवस की बात। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 10 दिसंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो होता है आपका हिंदी दिवस होता है, और ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब होता है, 10 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जाने की संभावना बनती है। दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन जो है इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ से समझेंगे। बाद में भी आएगा एक क्वेश्चन। और देखिए, इसमें वर्णमाला किसे कहते हैं, तो शब्दों के समूह को कहते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या मेन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। शब्द की गणना तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, यानी कि और वर्गों के संकलन, वर्गों का संकलन नहीं कह सकते हम, कह सकते हैं वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को। देखिए, सुव्यवस्थित कैसे, जैसे ये क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ग। ठीक है, इस तरह से ये व्यवस्थित रूप से है। ठीक है, तो इस व्यवस्थित रूप से होने के कारण जो है इन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार प्रश्न है। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, ए और आई का स्थान, अब इसका उच्चारण स्थान जो है कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, यानी ए जो है वो कैसे बना है, तो ए के अंदर क्या है, सबसे पहले ए है और उसके बाद में क्या है, ई है। यानी ए और ई दोनों के मेल से क्या बना, ए बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, दोनों का उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ए स्वर में सबसे पहले आता है। देखिए, इसको एक तरीका याद करने का, जो स्वर पहले आता है उसका पहला उच्चारण स्थान, और पहला उच्चारण स्थान होता है, पहला उच्चारण स्थान कंठ, दूसरा उच्चारण स्थान होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, फिर होता है ओष्ठ, फिर होता है दंत। ठीक है, ठीक है, ये जो है मेन ये उच्चारण स्थान होते हैं। फिर एक आपका नासिका भी होता है, लेकिन ये जो डिटेल में अलग से आपके हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप वर्ण विचार का टॉपिक देख सकते हैं। देखिए, यहाँ जो ए है इसका उच्चारण स्थान कैसे, ए का उच्चारण स्थान देखना पड़ेगा। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, और ई का कौन सा है, तो ई का कौन सा है, तालु है। तो यहाँ पर जो है दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, डी ऑप्शन है, कंठ तालु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है वो परिभाषा से संबंधित आता है, और जब भी मैं जब कोई भी वर्ण विचार का जैसे टॉपिक या व्याकरण स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला वर्ड यही होता है कि वर्ण जो है वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण, क्योंकि वर्ण जो है जैसे ये है क्या, ये वर्ण है, अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण कौन से होते हैं, वैसे वे जो जिनका और टुकड़े नहीं हो सकते, या सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है क्या, वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण जो है, वर्ण मिलकर किसका निर्माण करेंगे, शब्द का निर्माण करेंगे। और शब्द जो है वो एक शब्दों का सार्थक समूह, यानी वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो इनका सीरीज ये ऐसा रहता है कि पहले वर्ण कह सकते हैं, या इसको हम ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके शब्द बनेंगे, और शब्द के बाद में शब्दों का एक सार्थक समूह जो होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका वाक्य। ठीक है, तो ये आपका सही कर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के परिवर्तित मेल को क्या कहते हैं। देखिए, वर्णों का मेल, वर्ण जो है आपस में मेल करते हैं, लेकिन वो मेल क्या होता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग, संधि, समास और प्रत्यय। तो देखिए, वर्णों का परिवर्तित मेल या वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं और वर्ण मिलने के बाद में जब वो
परिवर्तित होंगे उस दोनों के स्थान पर तो क्या होगा, वो संधि कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण है देव जमा आलय, ठीक है। अब जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देवालय। अब यहाँ पर वर्ण ए था यहाँ और इधर आ था, अब दोनों को मिलाने के बाद में क्या बन गया, आ बन गया। तो ये दोनों के स्थान पर एक हो गया, यानी ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हो गया, है ना। तो परिवर्तन हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, जब वर्ण मिलेंगे और कोई भी परिवर्तन वहां होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका संधि कहलाएगा। अगला प्रश्न है स्वागतम में संधि है। स्वागतम में संधि, अब संधि का पता कैसे कर सकते हैं, कौन सी है, तो सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका विच्छेद हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वागतम, जो स्वागतम है इसका संधि विच्छेद अगर करें तो क्या होगा, सुजमा आगतम, ठीक है, सुजमा आगतम। तो देखिए सु है यहाँ पर, यहाँ क्या है, ऊ है और बाद में आ है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह, और ऊ को वह कहाँ होता है, तो ये होता है ई को यह हो जाता है, ऊ को हो जाता है वह, और री को हो जाता है रे, ठीक है। ये तीनों ही हलंत होंगे, आधे होंगे, और ये किस संधि में होते हैं, तो ये होते हैं आपके यण संधि में। कहाँ होते हैं, ये यण संधि में होते हैं। तो आपका स्वागतम में कौन सा होगा, तो यण संधि हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला है भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई है। देखिए इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या है। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने क्या पढ़ा था, वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, अभी मैंने 5वें प्रश्न में पढ़ा था। लेकिन इसका उत्तर वर्ण नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है इसकी सार्थक इकाई। अब सार्थक का अर्थ क्या, उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे क है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, कुछ अर्थ नहीं है। अब ख है, इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है ना। लेकिन अगर इसको ऐसे हमने ये कर दिया, ये वर्णों का समूह हो गया, ठीक है, और ये एक क्या है, इकाई बन गई, और इसका कमल का अर्थ है एक, है ना, कमल का अर्थ है एक फूल, एक प्रकार का फूल का नाम है, तो ये क्या है, ये एक शब्द बन गया। तो जो वर्णों की सार्थक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो शब्द कहलाती है। वर्णों की भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सार्थक हो और स्वतंत्र हो वो क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति शब्द लिखा है, एक आता आपका उत्पत्ति, दोनों में थोड़ा सा हमने अंतर समझना है। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो शब्द का टॉपिक भी आपके लगा हुआ है, और इसमें अगर देखें तो रूढ़ जो है वो कौन से होते हैं, मूल शब्द होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, जो दो मूल शब्दों को मिलाकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक मूल शब्द मिलते हैं तब बनते हैं वैसे। और योग रूढ़ कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले। देखिए कैसे, रूढ़ को समझेंगे, जैसे विद्या शब्द है, विद्या शब्द अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। अब विद्या और आलय शब्द मन मिल गया तो क्या बन गया, विद्यालय। तो ये क्या हो गया, ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है विद्यालय, विद्या और आलय शब्द से, तो इसलिए ये क्या होगा, 2 के योग से बना है, इसलिए ये योग रूढ़ हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, जैसे शब्द आपके पास दशानन। तो दशानन का मतलब क्या है, दशानन किसके लिए प्रयोग हुआ है, रावण के लिए, यानी कि इसका विशेष अर्थ है। दशानन शब्द का क्या है, एक विशेष अर्थ है, और विशेष अर्थ क्या है, रावण, यानी दशानन जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, रावण के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऐसे में ये विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला कौन सा होता है, तो वो योग रूढ़ होता है, यानी कि दिखने में तो वो यौगिक सा होता है, लेकिन वो क्या है, रूढ़ शब्द होता है और विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो ये आपका इस प्रकार से अगर हम बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। और अगर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति को हम कह सकते हैं उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर कौन से होते हैं, जैसे आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है, ठीक है। 4 ये, और 5वां आजकल जो है वो शंकर शब्द भी है, जैसे लाठीचार्ज शब्द है, यानी कि जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो, जो संकर हो, इस प्रकार का वो कहलाता है आपका संकर। यानी कि मूल रूप से व्याकरण में ये 4 माने गए हैं, लेकिन आजकल 5वां जो है ये भी प्रचलित है। लेकिन ये किसके आधार पर है, ये उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर भेद है। व्युत्पत्ति के आधार पर देखें कि ये व्युत्पन्न कैसे हुआ है, इसकी बनावट कैसे बनी है, तो वो आपके 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो देखिए ज्यों को तो हम कह सकते हैं सम, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, तत्सम।
तत्सम का अर्थ क्या है? जो समान है, किसके? उसके। तत् का अर्थ क्या है? यहाँ दो शब्द हैं, एक तत् है और दूसरा है सम, ठीक है। तो तत् का अर्थ है वह या उसके, और सम का अर्थ क्या है? समान। किसके समान? क्योंकि संस्कृत की भाषा से ही, संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं जो कि, तो जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत में अगर बात करें तो सीधा सा प्रश्न है, बड़ा सामान्य प्रश्न है कि हिंदी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोलती जाती है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा विश्व में अगर पूछ लिया आपसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, विश्व में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है, तो वो कौन सी है? अंग्रेजी नहीं है, वो है चाइनीज़। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन जो है उसके हिसाब से जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ा पार्ट जो है एक पब्लिक का वो चाइनीज़ भाषा बोलता है ना। तो ये विश्व में सर्वाधिक जो है वो चाइनीज़ है, और हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। निम्न में से कौन सी देवनागरी में लिखी गई है? देखिए, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जैसे आप यहाँ शब्द ये लिखे हुए देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में इस तरह के जो होते हैं सारे के सारे देवनागरी में लिखे जाते हैं, यानी देवनागरी लिपि कहलाती है। तो ये देखिए, गुजराती की लिपि अलग है, उड़िया की लिपि अलग है, सिंधी की अलग है, लेकिन मराठी की यही लिपि है ना। तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा मराठी की देवनागरी लिपि ही है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण निम्न में से देखें तो अमानक वर्ण जो है कौन सा है? मैं है। ये क्या है? ये मानक वर्ण नहीं है, ये अमानक वर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क, ग, ज, फ। इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी सबसे नीचे, ये देखिए यहाँ पर कुछ ये पॉइंट दिए हुए हैं। इनको कहते क्या है? इनको हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नुक्ता। इनके उच्चारण में जो है थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे एक तो नॉर्मल ये जो हमारा है इसको हम बोलेंगे क, और ये जो है इसको ख बोलेंगे क, है ना। थोड़ा सा अलग सा उच्चारण होता है ना। जैसे ये इसको हम बोलेंगे जे, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ज, है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो नीचे नुक्ता वाली ध्वनियाँ हैं, ये किस भाषा की हैं? तो ये अरबी और फारसी भाषाओं की, अरबी और फारसी भाषाओं की ये है। अगला है क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षय। देखिए, क्षय जो है वो क्या है? वो एक तो क और एक ये मूर्धन्य श और जमा ए, इनसे मिलकर क्या बना है? क्षय बना है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये अलग वर्ण है, ये अलग वर्ण है, दो अलग अलग व्यंजन हैं, इन दोनों से मिलाकर के बना है। और मिलाने का अर्थ क्या है? इनका संयोजन किया है। क्या किया है? इनका संयोजन किया है, इनको जोड़ा है। तो यानी ये वर्ण कौन से हो जाएंगे? ये आपका वर्ण जो है वो क्या है? संयुक्त वर्ण होगा। इसके बाद में देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए, इसका उच्चारण स्थान का एक सामान्य सा फंडा क्या है कि पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो उनको सीक्वेंस से आपको याद करना होता है। सबसे पहले कौन सा होता है? कंठ होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? तालु होता है। उसके बाद में मूर्धा होता है ना। उसके बाद में आपका दंत होता है। उसके बाद में आपका ओष्ठ होता है ना। ये होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कंठ उच्चारण स्थान किसका होगा? तो पहला जो स्वर है उसका, पहला जो व्यंजन है उसका। पहले व्यंजन का अर्थ है पूरा व्यंजन वर्ग। स्वर में पहला कौन सा है? तो स्वर में आपका आ गया ए आ गया, तो आ भी आ गया, और व्यंजन में आ गया आपका क वर्ग, ठीक है। तो अब क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग पहले नंबर पर आता है तो उसका उच्चारण स्थान भी पहला होगा। तो ये घ जो है वो किस में आता है? वो क वर्ग में आता है। तो इसलिए क्या होगा आपका कि पहले वर्ग का है तो इसमें उच्चारण स्थान पहला भी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा, यानी घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर जो है तालु आता है। तालु किस किस का होगा? तो ए के बाद में कौन सी आती है? ई आती है, ठीक है। और क वर्ग के बाद में कौन सा आता है? च वर्ग आता है, ठीक है। तो इनका जो है ई और च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। मूर्धा में क्या होता है? ऊ है, ऊ को छोड़ दीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसको खाली रखिए स्वर वाले को, और च वर्ग के बाद में कौन सा आता है? ट वर्ग आता है। तो ये जो है तीसरा उच्चारण स्थान, ट वर्ग क च ट तीसरे पर आता है। और इसी प्रकार से जो मूर्धा है वो भी तीसरे पर, पहले पर कंठ, दूसरे पर तालु और तीसरे पर मूर्धा आता है। तो तीसरे नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? सही क्रम क्या है? ये पूछा है आपका भाषा निर्माण के। तो ये मैंने जो है दूसरे तीसरे प्रश्न के अंदर ये क्लियर किया था कि सबसे छोटी इकाई कौन सी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी होती है। सबसे पहले जो है वो क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण कहें या इसको हम जो है ध्वनि कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? इनका जो सार्थक मेल होगा, सार्थक समूह होगा, उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हम कहेंगे शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो है वो उसको हम कहेंगे पद, और पद के बाद में उसको बाद में पदों का जो है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, जिसमें पहले वर्ण या ध्वनि है, तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ये जो है एक भाषा के निर्माण का एक सही अनुक्रम है इकाइयों का, यानी पहले कौन सी इकाई होगी फिर कौन सी इकाई होगी, ऐसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी जो है आपको स्पेलिंग जो है सही करनी है। तो यह उन्नति, ये उन्नति, उन्नति और उन्नति है ना। तो यहाँ जो है इसमें इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो वर्तनी वाले हैं, और एक मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको वर्तनी से संबंधित जो आपको मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, जो आपका इस स्पेलिंग से संबंधित हो। तो देखिए उन्नति जो है ये स्पेलिंग सही होगी, क्योंकि उन्नति यानी इसका जब आप करें उत प्लस नति, ये संधि विच्छेद होता है। कई बार उन्नति का संधि विच्छेद पूछ ले, उत प्लस नति, तो बाद में न आने के कारण, नासिक वर्ण आने के कारण जो है इसको अपना ही पांचवा हो गया, ठीक है। तो इसका पांचवा कौन सा होगा, तय थ द ध न, तो उत का तय का न और आगे नति का न, तो ये उन्नति इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द हो रहा है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में क्या हो, दोनों ही जय क्या होंगे उसमें, उज्ज्वल में दोनों ही जय अधूरे होंगे। इसी प्रकार से आशीर्वाद शब्द है, आशी और रे जो है वह के ऊपर आएगा, है ना। ये होता है आपका, ये आपका सही है, और पेपर में ये भी मिलता है ना। तो ऐसे में क्या होगा, तो आपका ये जो है वो गलत हो जाएगा, ये होगा आशी रे और फिर वाद, ठीक है, ये आपका। अगला देखिए, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलिए। यहाँ पर ये दुर्गम शब्द जो है इसको आपने क्या करना है, इसकी स्पेलिंग जो है सही करनी है। कौन सा है, तो इसके अंदर देखिए ये इसमें क्या है, द रे उ गम, यानी ये इसको अलग अलग करें तो ये बनेगा दुर्गम है, जबकि होता क्या है, ये होता है दुर्गम। दुर्गम कौन सा होता है, जहां कठिनाई से जाया जाए, ऐसा स्थान जहां कठिनाई से पहुंचा जाए वो कौन सा था, वो होता है दुर्गम। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, दुर्गम है, ठीक है। ये दुर्गम, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दुर्गम है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, दुर्गम, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो ये आपका दंपति शब्द है, इसको आपने स्पेलिंग सही करनी है दंपति की। तो दंपति की स्पेलिंग कौन सी है, ये या ये। तो आप जो अपने मन में सोच के रखिए, फिर मैं बताता हूँ। दंपति की जो सही स्पेलिंग होती है ये डी होती है, क्योंकि इसमें ये आप ऐसे भी आपका आ सकता है दंपति, ठीक है, और इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं दंपति ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो सकता, सॉरी ये गलत हो गया, ये दंपति, ये आपका ये स्पेलिंग जो है सही होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप जो है ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार के आएंगे। और अगला है आपका, और ये प्रश्न है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं कितनी है। तो संविधान जो है उसमें देखें तो 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को, तो उसमें 22 भाषाओं को जो है वो दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये मान्यता दी गई है। तो कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसे लगी आपको, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। अगली वीडियो में और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।